देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम आपके लिए जानकारियां सरकारी योजनाओं की। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मिशन प्राकृतिक खेती के बारे में। सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है ये। तो फिर आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस योजना का सार क्या है। खेती में इस्तेमाल हो रहे रसायन हमारे जीवन को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका अंदाजा अभी बहुतों को नहीं है। ये खेतों की उपजाऊ शक्ति पर असर डाल रहे हैं, फसलों में जहर घोल रहे हैं और पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं। कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से फसल को बचाने के लिए हम जिन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मित्र कीटों के खात्मे का भी कारण है। यही वजह है कि खेती में रसायनों का अंधाधुंध उपयोग पूरी दुनिया के माथे पर सिलवटें उगा रहा है। समस्या भयावह है, मगर इतनी भी नहीं कि वापस ना लौटा जा सके। जैविक खेती के माध्यम से रसायनों के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ी जा चुकी है। भारत एक कदम और आगे बढ़ते हुए जैविक के साथ साथ प्राकृतिक खेती को भी अपना रहा है। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से रसायन मुक्त पद्धति है और हम भारतीयों के लिए जानी पहचानी भी। हमारे किसान हरित क्रांति के आगमन तक रसायन मुक्त खेती ही करते आ रहे थे। हालांकि जिस प्राकृतिक कृषि की बात आज देश में हो रही है, वो पुरानी पद्धति के मुकाबले ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा कारगर और कम खर्चीली है। प्राकृतिक संसाधनों वाली इस कृषि पद्धति में फसल उगाने के लिए आमतौर पर बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए इसे जीरो बजट प्राकृतिक खेती कहकर भी प्रचारित किया जा रहा है। सरकार इसको प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप मिशन चला रही है। अब इसका दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन का गठन किया गया है। मकसद है देश भर में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती का प्रोत्साहन। मिशन का लक्ष्य दस्तावेजीकरण के लिए संस्थागत क्षमता का विकास और कृषि के उम्दा तरीकों का प्रचार करना है। प्रचार में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को भी भागीदार बनाया जाएगा। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और बाजार से लागत सामग्री की खरीदारी से किसानों को मुक्ति दिलाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही पशुपालन, देसी गाय और स्थानीय संसाधनों पर आधारित एकीकृत कृषि मॉडल्स को भी प्रचारित किया जाना है। ये मिशन देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही प्राकृतिक खेती के बारे में आंकड़े इकट्ठे करेगा, जो आगे की रूपरेखा तैयार करने में मददगार साबित होंगे। मानक तय करना और प्रमाणीकरण प्रक्रिया तैयार करने के साथ साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक उत्पादों की ब्रांडिंग भी इस मिशन का हिस्सा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को कामयाब बनाने के लिए किसानों की आदतों में बदलाव लाना होगा, ताकि वे रासायनिक तरीकों की जगह प्राकृतिक कृषि पद्धति की ओर प्रेरित हो सके। इसके लिए शुरुआती वर्षों में किसानों की जागरूकता, प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और क्षमता निर्माण पर लगातार काम किया जाएगा। जाहिर है इस सब पर खर्च भी आएगा। गहन विचार के बाद सरकार ने 2023-24 के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है। इस अवधि के लिए उर्वरक सब्सिडी का बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर रखा गया है।
इसके अलावा एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। naturalfarming.dac.gov.in पर जाकर आप प्राकृतिक कृषि से जुड़ी सभी जानकारियाँ पा सकते हैं। प्राकृतिक खेती देसी गाय और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के आधार पर की जाने वाली एक पद्धति है जो बड़े पैमाने पर बायोमास रिसाइकलिंग को अपनाती है और पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा भी देती है। इसमें बायोमास मल्चिंग पर जोर दिया जाता है। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग किया जाता है। फसल विविधता के माध्यम से कीट प्रबंधन किया जाता है और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि पर बल दिया जाता है। ये बातें फसलों को जलवायु परिवर्तन के असर से बचाने का काम करती हैं और मिट्टी में कार्बन पृथक्करण के लिए भी मददगार हैं। भारत में प्राकृतिक खेती को 500 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती अपनाने पर 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए सरकार दे रही है। इसमें से 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर सीधे किसान के खाते में भेजे जाते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कृषि की पहचान मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में हुई है। देश के कई राज्य प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति उप मिशन की शुरुआत 2019-20 में हुई थी। तब से लेकर अब तक 4 लाख हेक्टेयर जमीन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाई जा चुकी है। चूँकि अब इसका दायरा बढ़ गया है तो उम्मीद की जा रही है कि काम और भी तेजी से होगा। अभी आपने जाना राष्ट्रीय मिशन प्राकृतिक खेती के बारे में। इससे संबंधित कई सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है हमारे किसानों को जागरूक करने के लिए प्राकृतिक खेती के प्रति, और इसके लिए ही राष्ट्रीय मिशन प्राकृतिक खेती की शुरुआत की गई है। अब ये मिशन है क्या और इससे हमारे किसान जुड़कर कैसे लाभ ले सकते हैं, प्राकृतिक खेती को कैसे अपना सकते हैं और कैसे खुद लाभान्वित हो सकते हैं, इन सवालों के जवाब देने के लिए आइए रुख कर लेते हैं हमारी विशेषज्ञ का। तो आज बात हो रही है प्राकृतिक खेती की। अब प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है, हम कैसे कर सकते हैं, इसके फायदे क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बता दें, पूर्व अपर आयुक्त हैं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कृषि मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, प्राकृतिक खेती की इस समय हमें क्या पूरे विश्व को बहुत ज़रूरत है। वो इसलिए है कि आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। पहले हम प्रकृति के साथ रहते हुए खेती भी करते थे, जीवन यापन भी करते थे और शुद्ध वातावरण था, मिट्टी में पूरी तरीके से वो उपजाऊ थी हमारी मिट्टियाँ और पानी की कोई कमी नहीं थी, वातावरण बहुत अच्छा था, बायोडाइवर्सिटी थी। तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं था क्योंकि हमें अच्छा पोषक तत्व मिलते थे, अच्छा फूड मिलता था, स्वादिष्ट भोजन मिलता था। उसके बाद अब क्या है, ये तो तब था। अब क्या है समस्या कि हम एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जनसंख्या में, फिर हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा हो गई हैं। हमने मोनोक्रॉपिंग शुरू कर दी, मतलब एक फसल लेने लगे, गेहूँ हो रहा है, धान हो रहा है, इस तरह से करना शुरू कर दिया।
मिक्स क्रॉपिंग नहीं करते हैं, उससे उससे क्या हो कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और मिट्टी उसकी वजह से एक्सप्लॉइट ज़्यादा हो रही है, और एक्सप्लॉइट ज़्यादा हो रही है तो उसमें जल धारण क्षमता भी कम हो गई और रोग कीटाणु भी बढ़ते जा रहे हैं, तो पेस्टिसाइड्स का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक लेबर की भी समस्या एग्रीकल्चर में है, जिसकी वजह से हम बीडीसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम निकाई गुड़ाई सब केमिकल से करने लगे। तो ये इतना ख़राब समय आ गया इससे कि हमें देखे कि हर एक में छोटा सा बच्चा भी है, उसको भी ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसको भी हमारी यूथ को शुगर हो रही है, ओल्ड एज में तो है ही शुगर है, टेंशन होने लगा, डिप्रेशन होने लगा, स्ट्रेस होने लगा और पोषक तत्व अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए ये एक आज की आवश्यकता है कि हम शुद्ध भोजन पाएं और शुद्ध वातावरण में रहें और अपने जल और पानी मिट्टी को बचा कर रखें। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय की। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती करने की, तो अगर हमारे किसान इसको अपनाना चाहते हैं, हमारे देश में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर जोर देते हैं कि हमारे किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं, तो हमारे किसान क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारी सरकार हमेशा अपने किसानों के साथ में है और वो उनकी सामयिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हर तरह से प्रयासरत है। यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ये आह्वान किया कि किसान अपने थोड़े से खेत में प्राकृतिक खेती करके देखें और उसके बाद धीरे धीरे अपने और ज़मीन को उसमें लाए। आवश्यकता है, जैसा कि मैंने बताया कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इतना इस्तेमाल हो गया है, इसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। अगर आप देखें कि जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑर्गेनिक कार्बन जो है 1 या 0.5 से भी बहुत कम है, कई जगह में 0.2% रह गया है। तो जब हमारी खेत में इस तरह की ताकत ही नहीं है मिट्टियों में कि वो फसल को ले सके या केमिकल फर्टिलाइज़र और डालें उसमें, तो वो तब उसकी लागत बढ़ गई लेकिन उपज नहीं बढ़ी। ये तो एक तरह का एक प्लेटो सा आ गया, उसमें बढ़ नहीं रही है, लागत बढ़ती जा रही है, उपज नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए सरकार इस प्रोग्राम को लेके आई है कि प्राकृतिक खेती करी जाए और ये सरकार इसको बड़ी अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को लेके आई है कि हर किसान इसमें कैसे ट्रेनिंग पाए, क्योंकि बहुत समय से हम केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए अब हम प्राचीन तरीके से कैसे करें, जिससे कि गाय के गोबर जो हमारे लिए पहले हम लोगों को तो याद है, आप लोग नए बच्चों को नहीं होगा, लेकिन किसान भाई जानते हैं कि कृषि मित्र क्या क्या होते हैं जब हम खेती कर रहे हैं। कि आप वो देखते होंगे कि हमें ना तो मिट्टी में जीवाणु देखने को मिलते हैं, बहुत सारी जगहों में केचुआ देखने को नहीं मिलते हैं, गाय भी हमारे गांव से दूर होती जा रही है, क्योंकि अब उसमें किसान जो पढ़ाई और शिक्षा की वजह से उनके बच्चे बाहर हैं, तो गांव में गाय को कौन पालन करे, उसको भी परवरिश करनी पड़ती है। तो इस कारण से हम दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अब जब ये प्रोग्राम लेके, ये प्राकृतिक खेती का प्रोग्राम भारत सरकार लेके आई है, नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग का, जो इस तरह का एक मिशन ही लेके आई है, जिसमें कि किसानों को पहले तो ये 1 साल तक सिखाया ही जा रहा है। पूरा 1 साल आप देखिए कि आप, हमारे दूरदर्शन ने भी बहुत प्रोग्राम किए हैं, हमारे आकाशवाणी ने प्रोग्राम किए हैं, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं देश के जो हर जिले में मौजूद है, उन्होंने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन लाए। ये सब इसलिए किया गया है कि किसानों को इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिले, फिर वो अपनाए इसको। बिल्कुल, तो हर माध्यम से किसानों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। अगर हम आकाशवाणी दूरदर्शन किसान की ही बात कर ले, हम भी समय समय पर कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और सरकार आपके साथ, तो एक ऐसा मंच है ही जिसके माध्यम से हम सरकार की हर छोटी से बड़ी पहल के प्रति आपको जागरूक करते हैं। और आज जैसे हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, सरकार ने राष्ट्रीय मिशन प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है। हमारे किसान इससे जुड़कर प्रशिक्षण ले सकते हैं, बारीकियों को फिर से समझ सकते हैं और प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं। हमारे किसान जुड़ जाते हैं प्राकृतिक खेती से, तो किस तरह के लाभ मिल सकते हैं मैम उनको? देखिए, प्राकृतिक खेती के बहुत से लाभ हैं। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल करके किसी कार्य को करते हैं तो उससे लाभ ही लाभ है, उससे हानि नहीं होती है कोई। तो चूंकि प्राकृतिक खेती एक गाय के गोबर और गौमूत्र से पर आधारित है, क्योंकि हमें बाहर से कोई भी चीज़ आदान खरीदने ही नहीं है। हमें जो भी पोषक तत्व का मिश्रण वगैरह बनाना है, वो सब हमें स्वयं किसान को अपने खेत पर ही बनाना है। ऐसा ये प्रोग्राम है। तो चूँकि कुछ खरीदना नहीं है तो उसकी लागत कम होगी। दूसरी
दूसरी बात यह है कि समय समय पर किसान को जानकारी दी जा रही है कि कैसे वो जो आदान है, जो 4 घटक हैं प्राकृतिक खेती के, उनको कैसे बनाएं अपने खेती में, अपने खेत में, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके साथ ही सरकार ये भी प्रयास कर रही है अपने मिशन के माध्यम से कि हम एक समूह में इस खेती अपनाएं। हमारे किसान जब समूह में करते हैं तो समूह का एक मुखिया भी होता है, एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होता है जो किसानों और सरकार के, राज्य सरकार और किसान के बीच का कार्य करता है। फिर एक चैंपियन फार्मर है जो बहुत अनुभवी है उस कार्य में, प्राकृतिक खेती में, उसको उसका लीडर बनाते हैं और वो सब तरह की ट्रेनिंग देता है किसानों को। इसके साथ ही वो हम फील्ड जो फार्मर्स फील्ड स्कूल, आपने तो पहले भी किसान भाई जानते हैं इसको, कि जब किसान के खेत में आकर जो हमारे चैंपियन फार्मर्स का खेत है उसमें ही वो दिखाएगा कि आपको कैसे कैसे घटक बनाने हैं, किस तरीके से खेत की तैयारी करनी है, कौन से बीजों की चुनाव करना है, कौन सी फसलों को लेना है, जिससे कि आप मोनोक्रॉपिंग ना करें, एक फसल वाला ना करें, मिश्रित फसल करें। और उससे क्या फ़ायदा होगा किसानों को कि वो स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि जब हम मिश्रित फसलें लेते हैं तो उनकी हर फसल की जड़ अलग अलग होती है, तो वो काफ़ी नीचे तक जाती है। और जो हमारे इसमें आदान है हमारे प्राकृतिक खेती में, वो इस तरह के हैं कि आपको पोषक तत्व बनाना है गाय के गोमूत्र और गोबर से बनाना है, और उसमें जब प्लांट प्रोटेक्शन करना है, जो कीट वगैरह आते हैं तो हम निमास वगैरह, ब्रह्मास्त्र, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जीवामृत, बीजामृत का इस्तेमाल करते हैं। ये सब इसलिए हैं कि हमें कुछ बाहर से ख़रीदना नहीं है, लागत कम हो गई, जो खेत की मिट्टी है वो उर्वरक होती जाएगी, जो जल धारण की क्षमता है खेतों में, मिट्टी के अंदर, वो बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसे वर्षा होती है, अगर पानी में मिट्टी में जल धारण क्षमता अच्छी है तो वो नीचे तक जाएगा, तो उससे क्या होगा, आगे फसल में इरिगेशन कम देना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण घटक इसका है जो आच्छादन करते हैं। मिट्टी को खुली मत रखें क्योंकि हमारा गर्म प्रदेश है, और जैसे ही हम बार बार जुताई कर करके उसको मिट्टी को खोल देते हैं तो उससे क्या होता है कि बाष्पीकरण और ये ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो इसके पोषक तत्व नाइट्रोजन वगैरह हैं वो सब हवा में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से लॉस ही होता है। तो इसमें हम चूँकि आच्छादन करते हैं, वापसा करते हैं, जिससे कि नमी बरकरार रहे खेतों में, और उसकी वजह से हमारे केंचुए बहुत एक्टिव रहते हैं। जो केंचुआ अगर हम आच्छादन कर देते हैं तो क्या है, मिट्टी में हमेशा अंधकार ही हो गया उसे आच्छादन के नीचे, तो उसकी वजह से केंचुआ दिन रात काम करता है। जो देसी केंचुए हैं दिन रात काम करते हैं और मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। तो फ़ायदे ये हैं कि एक तो मिट्टी स्वस्थ हो गई, लागत कम हो गई, जल धारण क्षमता बढ़ गई, जो वर्षा का पानी है वो ज़्यादा नीचे मिट्टी में गया, और कई सारी फसलें एक साथ उगा रहे हैं, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कर रहे हैं जिसमें हम गाय, मछली, गोबर, इन सब चीज़ों का भी समावेश करते हैं, तो और फल फूल का भी करते हैं। तो उसकी वजह से हमें साल भर कुछ ना कुछ फसल मिलती जा रही है। तो किसान को लागत तो बहुत कम हुई और उसको सब चीज़ें अपने खेत में मिल रही हैं, और सबसे शुद्ध, सबसे बड़ी बात है, शुद्ध मिल रही हैं। उसका वातावरण शुद्ध है, उसका उत्पाद शुद्ध है जी। तो देखिए कई तरह के लाभ यहाँ पर हमने देखे हैं प्राकृतिक खेती के, जो हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बताए हैं। जो घटक इसमें शामिल किए गए हैं वो हमारे किसानों को हर कदम पर यहाँ पर लाभ ही पहुँचा रहे हैं। हमारे किसान जुड़ना चाहते हैं अगर प्राकृतिक खेती से, तो प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए वैसे तो सरकार आगे बढ़कर ही सब प्रावधान कर रही है, क्योंकि हमने जैसा बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी, उनको शामिल किया गया है, और उनको डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल लगाने हैं, जो अपने खेत में तो लगाएं, जिसे ऑन फार्म कहते हैं, किसान के खेत में जाकर भी लगाएं वो डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल। और जब डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल लगाए जाते हैं प्राकृतिक खेती के, तो उसमें फसल आने पर, फूल आने पर विभिन्न उसमें किसानों के ग्रुप को बुला के उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि देखिए इस तरह से हुआ, इसको हमने कैसे मैनेज किया, या ये रोकथाम कैसे करी हमने बीमारियों की, तो ये सब प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है। इसके अलावा भी अगर किसान महसूस करता है कि उसके क्षेत्र में किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है, तो आप जो भी आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर है आपके क्षेत्र में, आप उनसे संपर्क करिए और उनसे कहिए कि हमें प्रशिक्षण चाहिए। दूसरी बात यह कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है मैनेज हैदराबाद का, जो एक्सटेंशन का एक विंग है, जो एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं, मुझे याद है कि वो 923 प्रोग्राम तो वो वैसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग के कर चुके हैं, और वो करते ही जा रहे हैं। उनको ऐसा टारगेट दिया है, वो हमारा एक तरह से एक्सेलेंट सेंटर है नेचुरल फार्मिंग का, तो उनको वो प्रशिक्षण का काम वो कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारा केंद्र है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है,
जो नेशनल सेंटर फॉर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में, और उसके 4 रीजनल सेंटर भी हैं कई जोन्स में। तो वो सब भी ट्रेनिंग का काम करते हैं और वो प्रशिक्षण देते हैं समय समय पर, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय या 30 दिन की, इस तरह के प्रशिक्षण प्रोग्राम भी करते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी कोई कमी रह जाती है तो आपके जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके वहाँ जाके आप एक्सटेंशन डिवीज़न में जाकर संपर्क कर लीजिए और वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हमारे जितने भी प्रशिक्षण के संस्थान हैं वो इसमें शामिल हैं और वो सब आगे बढ़कर वो चाहे ट्रेनिंग दे भी रहे हैं और किसान जाके उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी कर रही हैं सारे राज्यों में, और कई राज्यों में तो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उस राज्य के, उन्होंने एक कमेटी बना रखी है और वो हर महीने उसको रिव्यू करते हैं कि हमारे क्षेत्र में किस तरह से नेचुरल प्राकृतिक खेती का काम चल रहा है। बिल्कुल, तो प्राकृतिक खेती अगर हमारे किसानों को अपनानी है तो सरकार ने देखिए बहुत अच्छी पहल यहाँ पर की है कि प्रशिक्षण आप हासिल कर सकते हैं, कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके क्षेत्र में ही आपको यहाँ पर पूरा ज्ञान हासिल हो जाएगा। और देखिए लगातार हमारी विशेषज्ञ हमें बता ही रही हैं कि इसके किस तरह के लाभ हैं। केवल हमें ही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि हमारे खेत की मिट्टी भी स्वस्थ हो जाएगी, हमारे पर्यावरण को भी इससे काफ़ी लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं। हमेशा से कहा जाता है कि प्राकृतिक खेती जो है वो देसी गाय आधारित खेती होती है, तो ऐसे में हमारे किसानों को देसी गाय का पालन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और ऐसे देखिए उनका संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा। इस पर आप क्या कहेंगी डॉक्टर वंदना द्विवेदी? देखिए, एक तो बात मैं सबको ये बताना चाहूँगी सभी किसान को कि देसी गाय तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्राकृतिक खेती में सिर्फ देसी गाय ही का ही गोबर इस्तेमाल होगा ऐसा कहीं वो नहीं है। जहाँ भी जो हमारे कैटल हैं, जैसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे तो गाय कम होती है, मिथुन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो उनका भी हम गौमूत्र और गोबर इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य जितने भी कैटल हैं सबका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसान देसी गाय रखता है और उसके पास है तो सोने में सुहागा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राकृतिक खेती किसी भी पशु जो दूध वाले पशु हैं उनके उससे की जा सकती है, और ये इसका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है क्यों करी जा सकती है। क्योंकि आप देखिए हमारी जो कृषि तो आज की नहीं है, ये तो हजारों साल पहले से चल रही है। और तब भी हमारे यहाँ खेती होती थी, जब तो भाई केमिकल फर्टिलाइजर तो वर्ल्ड वार के बाद में आया हुआ है ना, उस केमिकल्स को एड्रेस करने की वजह से आया, लेकिन उसके पहले तो बिना उसके केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के बिना ही हो रही थी खेती। तो जो हमारे ये ऐसा प्रकृति ने ये हमें वरदान एक तरह का दिया है कि जो गाय का गोबर होता है उसमें इतने जीवाणु होते हैं और इतने पोषक तत्व होते हैं, और वो सब अवेलेबल तरीके से मतलब उपलब्ध हैं वो उसमें। ऐसा नहीं कि जैसे रॉक फॉस्फेट है फिक्स है, वो थोड़ा उपलब्ध है बाकी फिक्स है, ऐसा नहीं है। तो जो गाय का गोबर गोमूत्र से हम फर्मेंट कर लेते हैं उसको, तो फर्मेंट करके जो उत्पाद बनाते हैं, जीवामृत, बीजामृत, अग्नास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब चीज़ें बनाते हैं, तो उन सब में क्या होता है कि हमारे जो पोषक तत्व जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश यानी या सूक्ष्म मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जिंक है, बोरॉन है, ये सब चीज़ें। तो जो ये 16 पोषक तत्व हैं ये उसमें उपलब्ध होते हैं। अब हम जब मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, मतलब कई सारे फसलें एक साथ लेते हैं उनको, तो उससे क्या होता है कि हर जो एक प्लांट साइंस है कि वह हर पौधे की जो जड़ है एक तरह के एक्सुडेट निकालते हैं, तो उसकी वजह से उनको एक समग्र रूप से उसका खेती चलती है, सबका अंकुरण अच्छा होता है पौधों का इन गाय गोबर और इनके इस्तेमाल से, बीजामृत, जीवामृत वजह के इस्तेमाल से। और जब अंकुरण अच्छा होता है, मिट्टी में नमी पर्याप्त है, आपने उसको आच्छादन भी करके रखा हुआ है और उसका वापसा भी आप कर रहे हैं जिससे कि मॉइस्चर अवेलेबल है जड़ों के पास हर समय। तो एक जब उसका विकास ही शुरू से ही अच्छा हो गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक कहावत कहते हैं ना कि अगर सब कुछ उपलब्ध है तो वो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर कुछ कमी बनी हुई है तो वो बच्चों को इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि आप देखिए कई बार सुनने को मिलता है ना कि वो एक रिक्शा चालक का बच्चा डॉक्टर बन गया। तो ये पौधे भी ऐसे ही होते हैं, जितना एक थोड़ा सा स्ट्रेस होने के बाद उनको इतना नहीं हो कि पौधा मर जाए, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस होने से वो जड़ें बहुत विकसित हो जाती हैं और उनमें जो
हो जाती है। हाँ, चूषण की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी, और जी। वो नीचे से पोषक तत्वों को ले लेती है। दूसरा, बिल्कुल। मिट्टी में कुछ पोषक तत्व होते हैं जो उपलब्ध नहीं होते हैं, थोड़े दूसरे फॉर्म में होते हैं, तो उनको उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। तो इस जी। तरह से ये एक बहुत अच्छी पद्धति है और इसको अपनाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि जो सरकार एक कह रही है कि बायो रिसोर्स सेंटर्स खोले जाएं, जहाँ पे जो किसान स्वयं नहीं बना सकते हैं वो खरीद के डाल सकते हैं उनको। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत अच्छा वो है, इससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और सही इस्तेमाल भी होगा। जो ये ब्लैक गोल्ड जो हमारा गोबर और गौमूत्र है, जिसको हम जला के रोटी बनाने में ख़त्म कर देते हैं, और उसका सदुपयोग होगा। तो बिल्कुल। जो हमारे पास है हम उसका इस्तेमाल न करके बाजार से ला के किसान डालता है, उससे निजात मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी विशेषज्ञ ने हम सभी तक पहुंचाई है। प्राकृतिक खेती की बात हो, संसाधनों की उपयुक्त उपयोग की बात हो, बिल्कुल उसके बारे में विस्तार से जागरूक किया है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी का। आप यहाँ पर आई, आपने सभी को इतनी अहम जानकारियाँ दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाना आपने आज के कार्यक्रम में कि प्राकृतिक खेती आखिर क्यों जरूरी है, अगर हम इससे जुड़ जाते हैं तो हमें कितने लाभ मिल सकते हैं और कैसे हम इससे जुड़ सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपने आज के कार्यक्रम के माध्यम से हासिल किए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप आज के कार्यक्रम के जानकारियों से जरूर जागरूक हुए होंगे। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते कुछ विशेष जानकारियां पहुंचानी है आप तक। बता दें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं हमें सरकार आपके साथ @gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां हमारा पेज खुलेगा। आप अपने सवाल या फिर कोई कार्यक्रम के लिए सुझाव है तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल या फिर सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हम उन पर जरूर कार्य करेंगे। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों की अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।